केंद्र सरकार के द्वारा आयुष चिकित्सक को सर्जरी करने की अनुमति देने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए अविलंब इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। तो वहीं आईएमए के इस विरोध पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बिहार आयुष चिकित्सक संघ के अध्यक्ष व दुबे क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल सही है और आईएमए से जुड़े डॉक्टर सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि बीएमएस करने के बाद आपको सर्जरी का अधिकार मिल रहा है। बीएमएस करने के बाद आपको एमएस करना पड़ेगा। तो एमएस जिस तरह से एलोपैथिक डॉक्टर करते हैं, 3 वर्ष का कोर्स होता है, उसी तरह से बीएमएस करने के बाद भी आपको एमएस करना पड़ेगा। मास्टर ऑफ सर्जरी का डिग्री लेना होगा, तभी आपको सर्जरी का करने का अधिकार प्राप्त होगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आईएमए वाले लोग जो इनका विरोध कर रहे हैं, इनका पुराना नाटक है। ये लोग तो ना भूत को जानते हैं ना वर्तमान जानते हैं। आपको जानकारी के लिए, इन लोग को जानकारी के लिए खास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे धन्वंतरी जो थे आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आयुर्वेद के जनक थे बोला जाता है। और धन्वंतरी के ये वंशज जो थे, तो उनको जो है कि सर्जरी का बनारस में पहला यूनिवर्सिटी खोले थे, जिनको सुश्रुत को बनाया गया था, ये प्रिंसिपल बनाया गया था। और प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, ये सारे केयर्स के लिए एक पूरी डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए। अब एक सस्ती लोकप्रियता के लिए आप आयुर्वेद वाले को, कल को होम्योपैथ वाले को अगर अलाउ करते हैं, तो इससे जनहित में नहीं होगा, जनता का भला नहीं होगा। क्योंकि जो हम लोग सर्जरी करते हैं, ज़्यादातर सर्जरी गवर्नमेंट में हो रही है। अभी जो PMJ योजना है, प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, उसमें सारा के सारा कवर्ड है। तो जो गरीब लोग हैं उनको उसका फ़ायदा हो, तो उनको एक पैसा खर्च नहीं होता है, अच्छी सर्जरी हो जाती है। तो सेटअप अभी ये लोग गलती से बिना अच्छा विमर्श किए हुए एक आयुष मंत्री के द्वारा ये निर्णय ले लिया गया। तो जो आयुर्वेद की सर्जरी, उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट MS की डिग्री है। लेकिन आप देखेंगे तो कलकत्ता में MBBS की डिग्री मिलती है, जिसमें एक दिन भी नहीं जाना पड़ता है। वो छोटा सा लिखा रहता है अल्टरनेटिव मेडिसिन AMA। हम लोग का मानना है कि जनहित में जनता के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। अगर सर्जरी करानी है तो क्वालिफाइड टीम से कराइए, जिसमें कि सर्जन भी क्वालिफाइड हो और उसकी पूरी टीम क्वालिफाइड। कुछ लोग का कहना था कि इस बार आयुर्वेद कमाल कर दिया है। कोविड का हुआ कोरोना पीरियड में काढ़ा पिला करके तो आप उसका बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप किया, लेकिन काढ़ा से पैसा नहीं, काढ़ा पीने वाले को कोविड नहीं हुआ, पॉजिटिव नहीं हुआ। बहुत लोग मरे, उससे भी मरे, लेकिन अल्टीमेटली बचाया कौन? जो हमारा जो इंतजाम हो किया था, और उसके चलते बहुत से डॉक्टर, बहुत से पेशेंट बचाए हो। फैकल्टी हमारा जो दिल्ली में है, जो आज का जो पेशेंट कनेक्ट वहाँ से व्यक्ति जरूर बैठे हुए हैं, वहाँ और व्यक्ति वाइस पेशेंट लोग डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। तो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम से बात हो रही है, टेक्नीशियन से बात हो रही है। हम सोचते हैं कि आज से कल तक इनके बात होगी। हम लोग हड़ताल, हालांकि कोई भी डॉक्टर हड़ताल नहीं करना चाहता है। आज हम लोग काम छोड़ कर बैठे हुए तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन लाचारी से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के आह्वान पर पूरे देश में डॉक्टर अपने कार्यों से अलग रहें, साथ ही आउटडोर सेवा को भी ठप कर दिया, जिससे बाहर से आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सकों को शल्य चिकित्सा प्रक्रिया करने की अनुमति दे दी है, जिसके खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे देश में कार्य का बहिष्कार करने की घोषणा किया है। इसी कड़ी में सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी डॉक्टरों ने अपना कार्य से अलग रख आउटडोर सेवा ठप कर दिया। इस मुद्दे पर कोई भी डॉक्टर या अधीक्षक बोलने से परहेज कर किनारा ले लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि दो मेडिकल संस्थान के झगड़े का निपटारा आज न कल सरकार या मेडिकल संस्थान कर लेगी, लेकिन मरीजों की परेशानियों का जिम्मेवार कौन होगा, सरकार या डॉक्टर?
मुजफ्फरपुर जिले में निजी स्कूल और कोचिंग संस्थानों के संचालकों और शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए भिक्षाटन किया। दरअसल कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन से अब तक निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को स्कूल और कोचिंग खोलने की इजाज़त नहीं मिली है, जिसकी वजह से ये स्कूल और कोचिंग संस्थान के शिक्षक और इससे जुड़े सभी कर्मियों की आर्थिक स्थिति बद से बदहाल हो गया है। अब इन लोगों का जीवन जीना दूभर हो गया है। सरकार निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थाओं से पाबंदी नहीं हटा रही है, जिसके विरोध में जिले के निजी स्कूल और कोचिंग संस्थाओं के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया और कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द पाबंदी नहीं हटाती है तो आगे चलकर यह आंदोलन और भी उग्र होगा। आज आप लोगों का आंदोलन भिक्षाटन क्या है? सर, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहते हैं, जब सारे संस्था खुल चुकी है तो फिर स्कूल ही क्यों बंद है? इसका कुछ तो वजह होगा। हम ये वजह जानना चाहते हैं कि स्कूल को ही क्यों बंद रखा गया है। बाजार खुला, मॉल खुला, सब कुछ खुल गया सर, ऐसा कोई चीज़ नहीं बंद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कूल कोचिंग सेंटर ही क्यों बंद है? जो बच्चा 0 से 14 साल तक का वही मॉल में जाता है तो कस्टमर का रूप देखा जाता है कि एज ए कस्टमर है वो ट्रीट किया जाता है। वही बच्चा सिनेमा हॉल में जाता है तो ऑडियंस हो गया सर। वही बच्चा ट्रेन में बस में गया तो पैसेंजर हो गया सर। और जैसे ही वो बच्चा स्कूल में आया और विद्यार्थी का नाम दिया गया कि कोरोना हो जाएगा सर। ये कौन सी तमाशा है सरकार की सर? वही 0 से 14 साल का बच्चा हर जगह जा रहा है, ऐसा कहीं है क्या? SOP जारी है इसका, जो बच्चा वहाँ नहीं जाएगा? बच्चा का प्रतिबंध है बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, ऑटो में, कहीं भी बंद नहीं है उसका। वो जा सकता है, एज ए पैसेंजर कहीं जा सकता है। एज ए विद्यार्थी वो स्कूल क्यों नहीं आ सकता है? हमारी सरकार से बस इतनी सी मांगे हैं। सरकार हमारी मांगे सुन नहीं रही है। इसलिए आज हम लोग का EMI बैंक से हम लोग लोन लिए थे सर, तो बैंक को बता के लिए थे कि हम शिक्षक हैं, हम प्राइवेट शिक्षक हैं, बताए थे कि हम स्कूल चलाते हैं, हम उससे जो रुपया आएगा उससे आपका कर्ज EMI का चुकता करेंगे कर्ज हम। जब हमारा बैंक स्कूल ही नहीं चल रहा है तो बैंक हमको फ़ोन करके क्यों परेशान कर रही है? आज इसीलिए हम लोग कटोरा लेके भीख मांगने आए हैं, जिससे जो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा हम बैंक में जाके देंगे कि लीजिए हम इतना ही पैसा इकट्ठा कर पाए हैं। आज हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है भीख मांगने के सिवा। हम कहाँ से पैसा जमा करेंगे EMI? जब बैंक भी जानती है कि ये जो इंसान लोन लिया है वो स्कूल चलाता है, प्राइवेट स्कूल का मास्टर है, तो फिर तगादा किस बात की? आप हम लोग का बस ये नहीं कहना है कि हमारा लोन माफ़ कर दीजिए। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि लोन माफ़ कर दीजिए, हमको अनुदान दे दीजिए। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। हमारा बस इतना सा कहना है। मेरा नाम विकास शुक्ला हुआ सर। राजधानी पटना में अपराधियों का कहर जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्रों के अशोक राजपथ का है, जहां बीती रात अपराधियों ने गुटखा व्यवसाय को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को NNCH अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर पटना सिटी DSP अमित सरन और सिटी SP जितेंद्र कुमार भी पहुंच गए और मामले की छानबीन में जुट गए। वहीं मृतक की पहचान 25 वर्षीय युवक मुकेश कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि अपराधी रिक्शा से आए थे और गुटखा खरीदने के दौरान हुए विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। हम और छोटा भाई दोनों ऊपर चले गए। 5 मिनट बाद दुकान बढ़ाने का आने वाला था, लेकिन 10:30 बजे तक नहीं आया। तो इसके बाद हम लोग फ़ोन किए तो फ़ोन रिसीव नहीं किया। उतना में मेरा सिस्टर फ़ोन किया, फिर हम लोग नीचे आए तो देखे कि लाश यहाँ से निकल चुका था। ये कहाँ दुकान था उनका, क्या करते थे? चौक पटना सिटी। क्या करते थे वो? दुकान था। किस चीज़ का? बिस्किट टॉफी गुड़िया का। और रहते कहाँ थे हम लोग? वहीं उसी बिल्डिंग के ऊपर, दुकान के ऊपर रहते। कौन लगते थे आपके जिनका क्या हुई है? क्या भैया लगते हैं। क्या नाम था उनका? पिंटू बरनवाल। मुकेश। हाँ, क्या नाम हुआ उनका? मुकेश कुमार। आपके भाई लगते थे? क्या नाम हुआ आपका? नहीं भाई है, मेरा नाम राजेश कुमार। बड़ी खबर सासाराम से आ रही है, जहां अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र के बांक गांव में 24 वर्षीय विश्वजीत कुमार नामक युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के शव को पुआल में लपेटकर फेंक दिया गया था। बताया जाता है कि विश्वजीत कुमार उर्फ गुल्ली गुरुवार की शाम अपने दोस्तों के साथ गांव में ही था, लेकिन रात में वह घर नहीं लौटा। सवेरे उसका शव बांक गांव में ही पुआल से लपटा पाया गया। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ये रात में चाकू मार दिया गया इसको। दोस्त उससे गया था, कंफर्म तो पता है नहीं। और उसके बाद मार के पुआल में
समेट दिया गया था। सुबह देखा गया तो मर्डर हो गया। कौन गाँव की घटना है? बाग गाँव के बड़ी वाला था। मृतक का नाम? विश्वजीत कुमार। आपका नाम? नीरज कुमार। कौन लगते हैं आप? मैं इसके कजिन ब्रदर। मुजफ्फरपुर का शाही लीची जो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है, वहीं अब लीची, लहठी और शहद को भी निर्यात करने के लिए जिला प्रशासन ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जिला प्रशासन की ओर से सराहनीय कदम कहा जा सकता है। आपको बता दें कि लीची बागान में उत्पादित किए शहद में एक अलग प्रकार का स्वाद मिलता है। और मुजफ्फरपुर की लहठी के बारे में क्या कहें, मुजफ्फरपुर की लहठी तो पूरे देश में चर्चित है, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी में लहठी मुजफ्फरपुर से ही मंगवाया गया था। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि लीची के साथ साथ अब यहां की लहठी और शहद की निर्यात से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि शाही लीची, लहठी और शहद, इन 3 उत्पादों का हम लोगों ने अनुशंसा किया है उसके निर्यात के लिए, उसके मार्केटिंग को देखते हुए। जो है क्या लहठी और शहद को लेकर ये हम लोग प्रत्येक जिले का स्पेसिफिक उत्पाद को मांगा गया है कि क्या निर्यात किया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो हम लोग यहाँ जो मीटिंग की है उसमें हमारे ज़िले में, मुजफ्फरपुर ज़िले में हम लोगों का शाही लीची है, लहठी है और मधु। तो शाही लीची तो विश्व प्रसिद्ध है, उसका GI टैग भी हम लोगों को मिला हुआ है और वो उसका उत्पाद निर्यात किया जा सकता है। दूसरा, लहठी भी मुजफ्फरपुर ज़िले की विशेष प्रसिद्धि है उसकी, तो उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। उसका भी प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है कि उसका भी निर्यात और उसके भी मार्केटिंग, प्रचार प्रसार उसका भी होना चाहिए। बड़े पैमाने पर उसमें रोजगार सृजन होगा। एक तरह से वो कुटीर उद्योग है, घर में रह के लोग करते हैं। और तीसरा जो मधु है, वो हम लोगों के मुजफ्फरपुर ज़िले की जो मधु है उसकी विशिष्टता है वो ये है कि लीची का जो फूल और फल होता है उससे संबंधित है। लीची के बागान में उसको किया जाता है बॉक्स रख करके, तो उसके कारण उसकी सुगंध और उसका मिठास वो विशिष्ट प्रकार का होता है। इसलिए हम लोगों ने मधु को भी प्रमोट करने के लिए अनुशंसा किया है। तो शाही लीची और हमारा लहठी मुजफ्फरपुर ज़िले की और उसके साथ साथ मधु, हनी जो है, ये 3 उत्पादों का हम लोगों ने अनुशंसा किया है। उसका निर्यात के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके प्रसंस्करण के लिए योजनाओं में शामिल किया जाए ताकि उसका लाभ जिले को मिलेगा और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नल जल योजना पूछा दिया ये आदमी पूछा है। पूरी में पैरा दुकान हुई है। नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर स्थित नीलकमल रोलिंग मिल में एक मजदूर की मौत रोलिंग मिल के झटके से हो गई। मृतक मजदूर की पहचान सबलपुर चाईटोला निवासी राजकुमार उर्फ बाबा के रूप में हुई है। राजकुमार की मौत की खबर सुनते ही फैक्ट्री में हड़कंप मच गई और सभी मजदूर काम छोड़कर एकजुट हो गए। उधर पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले को शांत कराया। कुछ अनहोनी न हो इसके लिए कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशितों को समझाया बुझाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। खबर रोहतास के करहगर से है, जहां गांव में गोली मारकर एक किसान की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान शशिकांत राय के रूप में की गई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि शशिकांत राय लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, लेकिन हर साल खेती के समय गांव में आकर किसानी का भी काम करते थे। इस बार भी धान की कटनी के समय गांव में आकर धान के खलिहान में फसल की रखवाली कर रहे थे। रात में वो अपने कुछ परिचित के साथ खलिहान में सोए हुए थे। इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। हत्या के कारणों का पता अब तक नहीं चल सका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। इस हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बाबू कैसे हुआ? रात में खलिहान में लोग सोए हुए थे, उसी में 1 बजे 1:30 बजे कोई आया, पीछे से गोली मार दिया। इंजर्ड हो गए लोग, लेकर के करगर थाना पर गए। थाना पर यहाँ आए हैं, डॉक्टर यहाँ एक्सपर्ट बोल दिया। क्या नाम है मृतक का? क्या नाम है जी? टप्पू राय, ग्राम पिपरी, पोस्ट कनेठी,
थाना करगढ़, जिला रोहतास के रहने वाले। कहाँ की घटना है? घटना कहाँ? ग्राम पिपरी, घोरनपुर पिपरी। एक मेल 40 इयर्स के आसपास जो है तो पिपरा गांव का शायद करागा थाना का होगा, वो उसकी आज पोस्टमार्टम हुई है सुबह में और गोली लगने के कारण मृत्यु हुई है, ये बात ज्ञात में आया है। और हमारे पोस्टमार्टम करने वाले साहब ने हमारे सुबह किया था, नहीं बता सकते हैं। और बताइए सर, हत्या की घटना क्या? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये पुलिस से पूछिएगा। पूर्णिया शहर के गुलाल बाग में आचार्य महाश्रमण फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन पूर्णिया सिविल सर्जन के हाथों किया गया। इस मौके पर कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। गुलाब बाग में देख रहे हैं कि एक भी फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं है। पूर्णिया जाने के लिए बहुत ज़्यादा दूरी होती है, तो लोगों को बहुत कठिनाइयाँ होती है। उनकी ये सब परेशानियाँ देखते हुए महिला मंडल ने एक निर्णय लिया कि गुलाब बाग में ही एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोला जाए, क्योंकि अभी ये कोरोना काल असाधारण समय चल रहा है। ऐसे समय में फिजियोथेरेपी सेंटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमने मैक्सिमम हॉस्पिटल के अध्यक्ष और चेयरमैन साहब है, उनके निर्देशक प्रकाश जिनोलका के माध्यम से वहाँ हॉस्पिटल से हम कन्वेंस होने का प्रयास किया। उन्होंने हमें इसके साथ फिजियोथेरेपी सेंटर बनाने की सहमति दी और सारा इक्विपमेंट इन लोगों ने अपना डोनेट किया है जैन तेरापंथी जैन महिला मंडल के द्वारा। तो इसमें जो बेसिकली एक्चुअली लाइफ स्टाइल थोड़ा ऐसा हो कि घुटने का दर्द हो रहा हो, वजन ज़्यादा होने के चलते या सेडेंटरी हैबिट के चलते, उसमें भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। बाँह का मूवमेंट में खास करके उसमें भी प्रॉब्लम होता है, जो फ्रोजन शोल्डर होता है। और मुकेश जी ने बताया कि फेशियल पैल्सी या लकवा का वेराइटी जिसमें चेहरा टेढ़ा हो जाता है ठंड में, उसमें भी यदि समय पर इलाज हो, लकवा मार दे तो अगर अर्ली एज किया जाए तो जितना पावर होना वो तो आएगा, लेकिन मूवमेंट के लायक शरीर बन जाए, इन सबों में इसकी। और सांस का दिक्कत, अभी कोरोना का टाइम। 1998 बैच के वरिष्ठ IAS दिवंगत अजय कुमार सिंह को गुरुवार की शाम समाज के प्रमुख लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया, जहां उनके परिवार समेत कई समाजसेवियों ने शिरकत की। इस मौके पर सभी लोगों ने दिवंगत अजय कुमार सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा और भगवान से प्रार्थना की। इस दौरान बिहार सरकार से उनके नाम पर स्टेडियम और एजुकेशन पॉइंट्स बनाने की मांग भी की गई। आज जो इनका शोक सभा के माध्यम से क्या बात करते हैं? 8 दिसंबर की रात को जब उनकी मृत्यु की जानकारी हुई, हम लोग अपना बहुत अवाक रह गए। उम्मीद नहीं थी और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोगों के आदर्श और पटना सिटी का नाम रोशन करने वाले हमारे बड़े भाई अजय जी ने, उनकी याद में आज हमारे मोहल्लावासी सारे मोहल्लेवासियों ने एक शोक सभा का आयोजन किया। इस आयोजन में हम लोगों ने इस दीरा पर व्यायामशाला के ऊपर जो जमीन पड़ा है खाली, इसमें उनके नाम से एक स्टडी सेंटर खोलने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, ताकि उनका जो आदर्श है यहाँ के युवाओं में एक प्रेरणा बन के रहे और उन आदर्शों के जरिए हम उनको हमेशा याद करते हैं। सासाराम के तिलोथी थाना क्षेत्र के लेवला में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 वर्षीय बच्चा और एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ लोगों का इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। बस तिलोथू से सासाराम आ रही थी, इस दौरान लेवरा के पास हादसे का शिकार हो गई। बस के पलट जाने से उसमें दबकर एक महिला और बच्चे की मौत हो गई। वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। बस ले आवत रही हमरे गांव से सरवाना हमरे फिरल हमार बहन के देवा ये कहां से कहां बस जा रही है? ये बस कहां से कहां जा रही है? पासवान भी तिलौथू ले सासाराम वाला सागर पर। कितने लोग घायल है? एक लड़की नहीं के एगो मर गई के एगो लड़की। क्या नाम है आपका?
बस में थे आप दे क्या नाम आपका? पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के बाहरी बेगमपुर स्थित सीधे बाजार निवासी 25 वर्षीय युवक दीपू कुमार 10 नवंबर की रात रहस्यमय ढंग से लापता हो गया, जिसकी बरामदगी पुलिस ने आज तक नहीं कर पाई। लापता दीपू की मां हेमंती देवी पुलिस पर कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि अब 1 महीने बीतने को है, लेकिन पुलिस एक भी दिन हमारी मदद को नहीं आई, जबकि प्रशासन के सभी पदाधिकारियों के पास उन्होंने दरवाजे खटखटाए, लेकिन कुछ भी अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ कुछ पता है आपको? घर पर 7 बजे सर खा के निकला है, 200 रुपया मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए मांगा है, और उसके बाद से फिर हम लोग सो गए। और फिर रात का नींद टूटा तो हम लोग खोजने लगे। जब से मोबाइल घर में था तो घर में स्विच ऑफ खोले और फिर लगावे लगे तो बार स्विच ऑफ बता रहा है। फिर हम वही जना से पूरा खोजबीन करे लगे। और कल होके पीने हुआ तो रात में जाके हमें फायर दर्ज की। अब रोज खाली ये पुलिस वाला सब खाली तरावा दे के बस अथी कर रहे हैं। प्रशासन से क्या बात करते हैं? प्रशासन से जब जाते हैं, जब कहते हैं कि जो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कब तक काम कर रहे हैं, करते करते तो 1 महीना हो गया, बाकी आज तक कोई काम न किया। क्या करता था आपका बच्चा? मेरा बच्चा पढ़ता था सर, कभी कदाल भी काम भी कर लेता था। मुझे रात से 10 तारीख के वहाँ पर हम देखे थे, वहाँ पर 10-15 लड़कन वहाँ पर साइकिल में बैठा हुआ था, नाच रहा था। उसके बाद हम चले आए घर और घर आगे सो गए हैं। लड़का तो काम बगल में है, ये है, मैं चले आया। ऐसा तो कोई बात नहीं। तो 3-24 रात में फ़ोन लगाया उनके मोबाइल पर तो स्विच ऑफ बता रहा था। और फिर डीने पर हम बड़का बेटा के बोले कि बेटा ज़्यादा चले जाओ थाना पर और गायब लिखवा दो। मैं यहाँ से भाई गायब हो गया, तो इसी को लिखवाया। फिर 2 दिन से पुलिस नहीं आए। तीसरा रोज मैं घर पर आए तो कोई नाम बोले, कुछ लड़कों से कचबच कर लिया था। तो हम थाना वाला के भी अलग से दिन नाम उन लोग को बताया कि इन लोग को भी धमकी दिखा तो सकता है और पेमेंट की ठीक काम करेंगे। और अभी तक नहीं आए, उन्होंने त्यौहार के लिए टाल दिए थे। और इधर इतना दिन से कभी नहीं सुने तो DSP साहब के पास गए तो बोले कि ठीक है आपका काम हो जाएगा। एक दिन आए तो कैमरा वैमरा के चेक कराने की बोली तो एक आदमी के यहाँ गाँव में करने के लिए गए, लेकिन हम लोग के परिवार कैमरा वैमरा लोग नहीं बताएं और ना मोबाइल वाले डिटेल पे हमको नहीं बताएं। क्या लगता है कहाँ चला गया, कुछ है आइडिया? हमको लगता है सर वो लोग धमकियों के बीच था, वही लोग ऐसा कर चुका है। हम लोग देखे नहीं तो थाना पर हम किसी का नाम नहीं लिए थे। पढ़ाई लिखाई करते थे सर, इंटर पास किए हुए थे और एडमिशन के लिए कोई स्कूल में सर से बात कर रहे थे। 4 बजे के लगभग बात किया था। क्या नाम है आपका? पवन कुमार भी हम लिखवाते हैं सर नाम। हाँ।